हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हम कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 37 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम तो क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो लोग इस क्लास को नहीं देख पाए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट सीटेट मैथ के नाम से होगा, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। देखिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन आ गया। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री से आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो कह रहा है कि पैरेललोग्राम हैज ए फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपको इसमें से बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी आकृति को दो एकदम इक्वल हूबहू भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो जैसे ये वर्ग है, वर्ग की एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है, एक दूसरी वर्ग की लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, तीसरी क्या होगी, ये विकर्ण से होकर के जाएगी, चौथी ये होगी, ये होगी। तो वर्ग में टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? 4 होती हैं। आयत में कितनी होती हैं? आयत में देखिए, आयत में क्या होगी, एक यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से आएगी, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, विकर्ण से अगर आप ले जाओगे तो ये 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगा इसको, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि आयत में 2 और वर्ग में 4 होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? देखिए, इस तरीके की जो आकृति होती है इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं ना, जिसकी आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, ठीक है, और पैरेलल भी होती है, समांतर भी होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी। देखिए, अगर मैं इसको, कोई ऐसा तरीका है कि अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ बीच से, देखिए इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँगा तो आप बताएंगे कि ये दोनों आकृति आपस में बराबर नहीं है ना। आकृति बराबर होने का मतलब क्या है? जैसा ये है वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैं आयत में दिखता था, जो यहाँ पे एक एज है वैसे ही एक एज यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे कॉर्नर यहाँ पे है तो ऐसे ही कॉर्नर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉर्नर आ रहा है, तो इसका अगर मिरर लेते हो, मिरर इमेज शीशे में जैसे देखते हो ना, जहाँ पे आप रहते हो वैसे ही ठीक पीछे आप शीशे में वहीं पर दिखाई देती हो चीज़। तो ऐसे ही अगर एक मिरर है, बीच में दर्पण है, तो यहाँ पे एक पॉइंट होनी चाहिए। तो ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। दूसरी, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है, इसका अगर मिरर इमेज आप लोग तो यहाँ पे आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई और है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा आगे निकला हुआ है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। विकर्ण से तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे है तो इसका मिरर इमेज यहाँ आना चाहिए। तो आपका समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ करके आपको शेप आइडेंटिफाई करना होगा, शेप कैसा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि इसकी 4 भुजाएं हैं, यह एक बंद आकृति है, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तथा सभी कोण बराबर हैं। ठीक है, तो यह आकृति कैसी होगी? अब देखिए, ऑप्शन वाइज जाते हैं। सबकी भुजाएं जो है ना, ले रखा है सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, सम्मुख भुजाएं जो हैं समांतर हैं। तो सम्मुख भुजाएं समांतर तो सब में होती हैं, वर्ग में भी होती हैं, आयत में भी होती हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं और समचतुर्भुज में भी होती हैं। चारों जो आकृतियां हैं इन सब में क्या होती हैं, आपस की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की जो भुजा होती हैं समांतर होती है। सभी जो कोण है ना बराबर है। ये वाला पॉइंट ना आपका डिसाइड करेगा कि कौन सी आकृति बराबर। देखिए, सभी कोण बराबर हैं, आपको दिख रहा है ना, ये आयत है, आयत में सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। वर्ग में सभी कोण होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज मतलब जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, और समचतुर्भुज जिसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सभी कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। कैसे हो सकते हैं बराबर? देखिए ना, ऐसी होती है ना आकृति किसकी, तो सभी कोण बराबर तो हो ही नहीं सकते ना। ये डिफरेंट होगा, इससे डिफरेंट होगा, तो सभी कोण बराबर इसमें हो ही नहीं सकते। तो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज इन दोनों में क्या होंगे? सभी कोण बराबर नहीं होंगे, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। बच गए 2, कौन कौन से? स्क्वायर और एक हमारा रेक्टेंगल। मतलब ये वाला पॉइंट से हमारा निकल के आ गया कि या तो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है। अब कह रहा है कि इसकी 4 भुजाएं हैं, यह एक बंद आकृति है। ठीक है, तो अब इसमें बताइए दोनों को देख करके या क्या हो सकता है, ये वर्ग भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, अगर यहीं पे क्लियर कर देता ना कि सभी भुजाएं बराबर है, तब तो हमारा आंसर वर्ग हो जाता है, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है ऑप्शन को देख कर कि वर्ग होगा कि आयत होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में, आयत में दे रखा ऑप्शन में कि आयत या वर्ग कुछ भी हो सकता है, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयत या वर्ग। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल से आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सारे सबकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की मतलब समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, और समचतुर्भुज मतलब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए,
आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती हैं। इसी का जस्ट एक दूसरा रूप होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है, तथा पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर, ठीक है, जो कभी ना मिलने वाली रेखाएं होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, उनको समांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर होती हैं और आपस में बराबर भी होती हैं, ठीक है, बट इनका प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है, ये कोण इससे अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग देख लिए, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, और इसी का दूसरा भाई जो होता है उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। इसमें भी क्या होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, प्रत्येक कोण डिफरेंट होता है, मतलब दो कोण समान होंगे लेकिन चारों कोण जो है आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे आपका आंसर निकल आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि है या ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है ना 45.50 के बराबर नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, 45.50 के बराबर नहीं है, नहीं वाला बताना है, आप करेक्ट वाला नहीं है कि आंख बंद करके देखा पहला वाला आंसर आ गया बराबर वही आप करेक्ट करके आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, नहीं वाला ध्यान रखना है कि नहीं बताना है। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें पिक करिए ना, किस इसमें सबसे बड़ा रुपया कौन सा है, ये बी दे रहा है, बी हमको कितना दे रहा है, 20 रुपया दे रहा है, उससे कम ए दे रहा है, मतलब ए हमको दे रहा है 10 और बी दे रहा है 20, ठीक है। तो अब ऑप्शन में ना आप बस एक बार एक नज़र दौड़ा के देख लीजिए कि क्या इन तीनों को मिलाने से कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ऐसा नंबर बढ़ रहा है जो इससे बड़ा हो, मतलब 45 से ज़्यादा हो रहा हो, तो वही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अब देखिए A4 दे रखा है, B0 दे रखा है, तो इसके क्या बनेगा, ए का अगर 4 दे रखा है तो ए की वैल्यू 10 है, तो A4 ले लो कितना हो जाएगा, 10 को 40 हो जाएगा, B0 है तो मतलब इससे केवल ए और बी मिला करके 40 बनेगा। इससे क्या बनेगा, A0 है कुछ नहीं होगा, B2 है, एक बी की वैल्यू 20 है, तो इससे भी आपका क्या हो रहा है, 40 बन रहा है। इसमें क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए की 2 से कितनी बनेंगे 20 और बी की 1 से कितनी बनेंगे 20, ये भी 40 बनेगा, ठीक है। तीनों इसको देख लेते हैं, फोर्थ वाले को। ये कह रहा है A = 1 एंड B = 2। अब देखिए यहाँ पे A = 1 जब ले लोगे आप, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखा है, ए की वैल्यू 10 दे रखी है और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। तो जब B2 ले लोगे तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगी 40 हो जाएगी और ये 10 दोनों मिलकर के 50 हो जाएंगे। यही आपका निकल गया ना कि ये इनकरेक्ट हो गया। ए की वैल्यू है, ये कह रहा है कि 1 लो, बी कह रहा है 2 ले लोगे, भाई इसकी वैल्यू तो 50 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब टोटल, क्योंकि ई भी यहाँ पे दे रखा 50 से ज़्यादा हो जा रही है और हमको आंसर में पूछ रहा है कि 45.50 ही होना चाहिए, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार कागज की शीट को 4 समान छोटे आयत में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल बताना चाहिए। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं ना कि कोई भी एक आकृति हो, अगर इसको कितना भी तोड़ मरोड़ करके ना इसी आकृति को अगर आप दूसरे शेप में बना देते हो ना, कोई भी आकृति, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा ना वो आपस में बराबर होगा, क्षेत्रफल कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये तो वही बात हुई ना कि सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, एक बाल्टी का यहाँ पर पानी की बात, एक बाल्टी में पानी रखा है, उसको आप क्या करिए सारे बाल्टी के पानी निकाल कर 4-5 बोतल में भर देते हो। तो मैं अगर बोलूँगा कि जितना बाल्टी में पानी का आयतन था वो तो सेम ही रहा ना, जितना जितना बोतलों में आपका पानी है वो तो सेम रहा, वो तो कम ज़्यादा हुआ नहीं, बस आकृति चेंज हो गई है, बस आयतन तो सेम रहा। तो वैसे ही क्या हुआ कि एक आकृति को अगर दूसरे आकृति में तोड़ मरोड़ दोगे तो क्षेत्रफल आपका बराबर आएगा, क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा, बस एक यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो देखिए आयताकार कागज था, कितने का, 4 का और 6 का, 4/6 का, 4 चौड़ाई 6 लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 × 6, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आपका क्षेत्रफल आयत की, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया 4 × 6। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कह रहा है कि इसको कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि आयताकार कागज की शीट को 4 समान छोटे आयत में विभाजित किया जाता है, मतलब ये बड़ा वाला था, बड़ा वाला रेक्टेंगल था, इसको हमने क्या कर दिया छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, इस ऐसे ऐसे मान लीजिए इसको डिवाइड कर दिया। कितने में डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितने में कह रहे हैं 4 में डिवाइड किया गया। तो मैंने आपको बताया ना कि बड़े वाले का जो क्षेत्रफल होगा इन चारों के क्षेत्रफल को मिला करके आपस में बराबर होगा, और कह रहे हैं कि चारों का समान आकृति है, मतलब चारों का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये क्या होगा 4 × छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब ये 4 जो आयत बन रहे हैं ना इनका क्षेत्रफल कितना होगा 4 टाइम्स इंटू एक आयत का क्षेत्रफल छोटे वाले का। तो
और मैंने अभी आपको बताया कि बड़े आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो सभी छोटे आयतों को मिलाकर के क्षेत्रफल उसके बराबर होगा। तो इसको आप बराबर कर दीजिए, कितना 4 × 6 आपका बड़े आयत का क्षेत्रफल हो गया, इक्वल टू 4 इंटू ये छोटे वाले आयत जितने भी थे ना सबका मिला करके कितना आया था, 4 × छोटे आयत का क्षेत्रफल ही तो आया था 4 × a। ठीक है, तो यहाँ से अगर a की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब छोटे वाले एक आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको कैंसिल नहीं किया था। सिंपल से आपको क्या याद रखना है कि बड़े आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो इक्वल होगा जितने भी छोटे आयत बन रहे हैं उन सबके क्षेत्रफलों को योग के बराबर होगा। मैंने 4 टाइम्स इसलिए कर दिया क्योंकि 4 समान छोटे आयत दे रखे थे, तो 4 को ऐड करने का मतलब है 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक छोटे आयत के क्षेत्रफल से, यहाँ से आप छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है, शिक्षक एक तुला के दोनों जो पलड़े होते हैं ना, जो पार्ट होते हैं, इसका इंग्लिश देख लीजिए क्या कह रहा है कि पैंस, इसको पैंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे तराजू होता है ना, देखा होगा आपने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तराजू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैंस बोलते हैं। तो एक पैन में दूसरी वस्तु, पहली वस्तु रखी जाती है, इसको P1 मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए। ठीक है, दूसरे में कोई वस्तु रखी जाती है, तो पहला पैन P1 है, दूसरा P2 है। अब आपको बताना है कि सही विकल्प चुनना है। जब पहला जो पैन होगा वो नीचे रहता है, तो आपको सबको पता होगा ना कि पैन नीचे कब होगा, जब इसमें क्या करोगे आप, बड़ी भारी वस्तु रखोगे। तराजू आपने देखा होगा ना कि पलड़ा जो होता है, जो पैन होता है, नीचे कब जाता है, जब उसमें भारी वस्तु रखी जाती है। तो वही कह रहा है कि जब पहला जो पैन होता है वो नीचे रहता है, वही आपको बताना है कि इसमें होगा। मतलब ये आप ऐसे समझिए कि ये ऐसे हो जाए। ठीक है, P1 और ये आपका P2 हो जाए। मतलब पहला वाला जो पैन है वो आपका नीचे आ जाए और ऊपर दूसरा वाला ऊपर चला जाए। तो कैसे होगा ये, जब P1 में आपको क्या रखना पड़ेगा, भारी वस्तु रखनी पड़ेगी कंपेयर टू P2 के। ठीक है, तभी तो P2 ऊपर उठेगा और P1 नीचे आएगा। तो बस देख लीजिए कि पहली वस्तु कौन सी भारी होगी, दूसरी कौन सी हल्की होगी, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक नोटबुक सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग, ये कभी भारी हो सकता है, नोटबुक तो हमेशा हल्का सा होगा ना। सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग दूसरे में रखोगे तो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, मतलब बैग तो भारी होता है ना नोटबुक से, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। एक नोटबुक और एक चाक, ये होगा, क्योंकि देखिए आपने स्कूल में चौक देखा होगा, एक चौक लेते हो तो कितना रहता है, बहुत हल्का सा रहता है। एक नोटबुक, पूरी नोटबुक बहुत भारी होती है ना, तो एक नोटबुक को अगर P1 में रखोगे तो P1 वाला जो पेन है वो नीचे चला जाएगा और P2 वाला ऊपर चला जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले वाले में नोटबुक रखते हो, दूसरे वाले में चाक रखते हो, तो P1 जो होगा, पहला वाला जो पेन होगा वो नीचे आ जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी टेबल्स दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या निम्न सारणी में इस प्रकार दे रखी है कि ये स्टूडेंट्स हैं विभिन्न सेक्शन में, A में 40, B में 43, C में इतने इतने, ये दे रखा है नंबर। आपको बताना है कि कौन से पेयर्स हैं जिसमें संख्या का अंतर समान है। अब देख लीजिए, इसमें तो आपको मतलब एक एक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। A और C और D और E में, A और C का देखते हैं। A में कितना है 40 और C में कितना है 2, तो A और C में कितने होंगे 2, और D और E में कितना है, D में कितना है 32 और E में कितना है 36, इनका डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। AB और CD देख लीजिए, AB में कितना है 3 का डिफरेंस है, और CD में कितना है 42 और 32, कितना हो जाएगा 12, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। AE और D देख लीजिए, A में कितना है 40, E में कितना है 36, 40 और 36 का डिफरेंस कितना आता है 4। ठीक है, और D और E में, D में कितना है 32, E में कितना है 36, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4। मतलब AE और DE दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस जो दे रखा नंबर उस नंबर को पकड़ना, उस सेक्शन को पकड़ना, दोनों सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट उन दोनों का डिफरेंस लेना है, घटाव ले लेना है, और देख लेना है कि जितने भी पेयर हैं किस में सेम आ रहा है। तो हम एक एक करके जब चेक किए तो हमको पता चला कि AE और DE का जो स्टूडेंट का डिफरेंस है 4 है, तो यही आपसे पूछ रहा था कि किसका अंतर समान है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, आपसे पूछ रहे हैं 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो केवल एक से और खुद से डिवाइड हो सकते हैं। मैंने एक नंबर सिस्टम पे डिटेल क्लास ली है, 3 क्लासेस ली थी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सीटेट की प्लेलिस्ट उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर से मैं प्लान कर रहा हूँ कि नंबर सिस्टम पे एक और क्लास लूँ। ठीक है, तो जिसको भी देखना हो जा करके वो वाली क्लास देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, प्राइम नंबर मैंने बता दिया क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो केवल 1 से और खुद से सेल्फ से डिवाइड होते हैं, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो
बोलता हूँ 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्या बताइए, पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, कमेंट बॉक्स में सब लोग उत्तर करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक नहीं होती, एक ना तो अभाज्य है ना ही तो भाज्य है, एक को काउंट नहीं करते हैं, हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 5 अभाज्य संख्या लिख लीजिए कितनी है, 2 3, दूसरी 3 होती है, तीसरी 5 होती है, चौथी 7 होती है, पाँचवीं 11 होती है। इन दोनों का औसत पूछ रहा है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ो, इन सब का सम कर दिए, इन सब का सम करेंगे कितना होगा, 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, टोटल सम आता गया 28। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी सम आता है उसको क्या करते हैं, टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। टोटल नंबर कितने थे, 5 थे, 5 से डिवाइड कर दें कितना आएगा, 5 25, और क्या आपका हाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 5 6 30, तो 5.6 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसका एवरेज हो जाएगा 5.6। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद जो 4 और बचे सबको लिख लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, उसको 5 से डिवाइड कर दिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नेक्स्ट पिछले वाले शिफ्ट में मैंने इससे हम क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपको दूसरी जो है ना नेक्स्ट 2 एंट्रीज आपको बतानी है क्या होगी इस पैटर्न में। देखिए ये दे रखा है, तो पैटर्न देखिए ध्यान से, 1 2 3, उसके बाद एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 5 6 7, फिर एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, फिर उसके बाद नंबर सर, मतलब 3 3 का नंबर आ रहा है। और देख रहे हैं जहाँ अल्फ़ाबेट आ रहा है वहाँ का नंबर गायब है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 4 की जगह आपका एफ आ गया, फिर क्या आ गया 5 6 7, 8 की जगह ई आ गया, फिर 9 10, इसके बाद क्या आएगा 11 आएगा। देख रहे हैं क्योंकि 3 3 का पेयर बन रहा है ना, यहाँ पे 3 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक नंबर मिसिंग था, तो 9 10 के बाद एक 11 आ जाएगा, और 11 के बाद 12 आना चाहिए, लेकिन 12 की जगह ये क्या आएगा, एक कोई भी करेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, टी लिख दीजिए, यहाँ पर अगर कुछ भी हो सकता था, बी हो सकता था, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो आपका देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, 11 दे रखा है, बस एक यही ऑप्शन मैच कर रहा है कि पहला वाला नंबर 11 होगा, दूसरा टी होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या किया, देखिए यहाँ पर 3 3 का पेयर बन रहा है, 1 2 3, फिर 4 की जगह एफ आ गया, फिर 5 6 7, फिर 8 की जगह ई आ गया, फिर 9 10 क्या होगा, 11 ही तो आएगा ना, 9 10 के बाद 11 आएगा, तो 11 हमने लिख दिया, और उसके बाद एक कोई भी अल्फ़ाबेट आ रहा था, तो एक मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट टी दे दिया, हमने ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या आएगा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस हमने देख लिया कि 11 किस में है, तो 11 इसमें, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर इज रिफर्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं ना, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, कि कोई भी दो, ये भी हमने नेचुरल नंबर जो हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया है अपने नंबर सिस्टम की क्लास में, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, सारे तरीके के नंबर बताए वहाँ पे। एक दो प्रॉपर्टी भी मैंने बताई है, तो उसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है। ठीक है, तो किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के कुल योग, जो कुल योगफल होता है एक प्राकृतिक संख्या है, कहने का मतलब एक प्राकृतिक संख्या 2 है, तीस से दूसरी क्या है 3 है, तो इसका जो सम करोगे तो 5 ही तो आएगा, मतलब वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। तो यही कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं को कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को किस रूप से बनाता है, इसको संवरक गुण बोलते हैं, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोजर का मतलब होता है ना बंद हो गया, क्लोजर का मतलब एक लिमिट में आ गया, मतलब 2 नेचुरल नंबर था, 3 नेचुरल नंबर था, तो 5 भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको संवरक गुण का फॉलो करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संवरक गुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 3 से 1/3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है, हिंदी वर्जन देख लीजिए इसका क्या कह रहा है, 3 से 1/3 समकोणों का मान बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि समकोण क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है, एक राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे पढ़े होते हैं, देखे होंगे समकोण त्रिभुज होता है ऐसे। ठीक है, ये एंगल जो 90 डिग्री होता है, तो इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यही कह रहा है कि समकोण, तो इस एक समकोण में क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हमको पता है देखिए एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो 3 से 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे कितना का, 3 3 9 1/10/3, 10/3, तो 10/3 समकोण की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10/3 गुणे 90, ये कितना हो जाएगा 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, तब करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगा, देखिए कॉन्सेप्ट ये लगा कि ये हमको बस पता होना चाहिए कि समकोण में क्या होता है, एक समकोण में एक राइट एंगल में क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 3 से 1/3 समकोण पूछ रहा है, तो 3 से 1/3 का मतलब 10/3 हुआ, तो एक समकोण में 90 डिग्री, तो 10/3 समकोण में कितना होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/3 गुणे 90, ये हो जाएगा 3 से 90 30 बार में कट जाएगा, 30 गुणा 10 आपका 300 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 लिक्विड डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और इस पदार्थ को 750 ml वाले बोतल में भर दिया, तो इनमें से कितनी बोतलों को वह भर सकता है। ठीक है, कितना खरीदा उसने 25 लीटर, और उसको कितने की बोतल में भर रहा है 750 ml के बोतल में वो क्या कर रहा है भर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दो चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पर दे रखा है टोटल लीटर में और बोतल कितने का मिली लीटर में। तो एक फार्मूला बस आप याद रखिए कि 1 लीटर में कितना होता है 1000
मिलीलीटर। जैसे आपको पता होगा ना कि 1 किलोग्राम में 1000 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 लीटर में क्या होता है, 1000 क्या होता है, मिलीलीटर होते हैं। बस यही आपको यूज करना है। तो 25 लीटर का मतलब क्या होगा, 25 लीटर का मतलब होगा 25,000 मिलीलीटर। ठीक है, 25,000 मिलीलीटर। अब बताइए कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 750 ml के बोतल में भर रहा है और टोटल इतना है, तो कितने बोतल लगेंगे। जितना वो लिक्विड खरीदा, इतना लिक्विड खरीदा, इसको क्या करिए 750 से डिवाइड कर दीजिए। जो आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखिए 1 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100/3, तो ये आपका आएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 33.33। तो 750 ml के बोतल में भरने के लिए उसको कितनी बोतल की जरूरत होगी, 33 बोतल की जरूरत होगी ना। 33 बोतल होगा तो भर लेगा। आइडियली तो 34 होना चाहिए, क्योंकि 34 पूरा नहीं भरेगा, क्योंकि 0.3 आ रहा है तो पूरा नहीं भर पाएगा, लेकिन उसको मिनिमम 33 बोतल चाहिए, तो 33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कई लोग पूछेंगे कि इसको डिवाइड क्यों किया। देखिए डिवाइड क्यों कैसे किया मैं बताता, सिंपल कंसेप्ट बता देता हूँ। आपसे कोई कहे आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, और आपके पास 2-2 के नोट हैं, ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि आपको 2-2 के नोट है, 100 रुपये में कितने 2-2 के नोट होंगे, तब क्या करोगे। आपके पास 2 के नोट हैं, ठीक है, केवल 2 के नोट हैं और टोटल 100 रुपये है, तो 100 को क्या करोगे, 2 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास 50 होता है ना। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो टोटल हमारे पास 25 लीटर है और बताना है कि उसको 750 ml के बोतल में भरना है। तो टोटल निकाल लीजिए, 25 × 1000, 25,000 ml हो जाएगा। उसको 750 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उतना बोतल निकल जाएगा, तो 33 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बराबर काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, एक बार को काटने के लिए, ठीक है, तो इस फट्टे को 10 समान टुकड़ों में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो आप ये देखने कि 10 समान टुकड़ों में काटने के लिए उसको कितनी बार काटना पड़ेगा। चलिए मैं कहता हूँ कि अगर एक आपका ये फट्टा है, देखिए इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो कितनी बार काटना पड़ेगा, एक बार में। देख रहे हैं, एक ही बार काटोगे तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा ना, ठीक है। ये एक फट्टा है, इसको 3 बराबर भागों में अगर बांटना है तो कितनी बार काटना पड़ेगा, 1 2, मतलब ये 3 बराबर भाग हो गया। तो देख रहे हो, जितनी बराबर भागों में काटना पड़ रहा है उससे एक कम बार उसको काटना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है कि 10 समान टुकड़ों में काटना है उसको। 10 समान टुकड़ों में काटने के लिए उसको कितनी बार काटना पड़ेगा, 9 बार काटना पड़ेगा, ठीक है। 10 बार नहीं काटना पड़ेगा, 9 बार ही काटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखा ना कि बड़ा फट्टा था, इसको 2 बार 3 बराबर भागों में काटने के लिए इसको कितनी बार काटना पड़ेगा, यहाँ से काटेगा, यहाँ से 2 बार, तो ऐसे 10 टुकड़ों में काटने के लिए 9 बार काटना पड़ेगा। बस निकल गया आपका आंसर। एक बार काटने के लिए देर का 2 मिनट 15 सेकंड लगता है, तो 9 मिनट। मैंने आपको कई बार बता चुका है, हम जितने भी पहले भी क्वेश्चन कराए, एक यूनिटरी लॉ बनाया हुआ, एक एक नियम कैसे निकालते हैं। एक का दिया रहे, एक का आपको दिया है 2 मिनट 15 सेकेंड, आपसे जितने का पूछे उतने का तुरंत निकालो, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो जो लोग भी इस क्लासेस देख रहे होंगे उन सबको ये ट्रिक पता होगा कि मैं ऐसे कैसे क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। यूनिटरी लॉ लगाएंगे, एक को काटने के लिए इतना लग रहा है, तो 9 को काटने के लिए कितना लगेगा। ये जो तिर्यक गुणा है ना, इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो 9 को 2 मिनट 15 सेकंड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 मिनट, और 15 को 9 में मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 15 9 135 सेकेंड, ठीक है। ये देखिए इतना आ गया, 18 मिनट 135 सेकेंड। अब बताइए 135 सेकेंड तो कुछ होता ही नहीं है, 135 सेकेंड नहीं होता है ना। 135 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 120 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, यही तो हुआ ना। 135 सेकेंड को कैसे लिखोगे, 120 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, और 120 सेकेंड कितना होता है, 2 मिनट होता है ना, 2 मिनट होगा। कैसे, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में कितना होगा, 120 सेकेंड। तो 18 मिनट हमारे पास पहले से था, 2 मिनट ये आ गया, तो कितना हो गया, दोनों का ऐड कर दोगे कितना हो गया, 20 मिनट हो गया। टोटल 20 मिनट हो गया, और ये 15 सेकेंड ऑलरेडी बच गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। कैसे निकाला फिर से बता देता हूँ, देखिए 18 मिनट 18 मिनट और 135 सेकेंड है, इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे। एक 18 मिनट को छोड़ दिए, 135 सेकेंड को आपको कैसे लिखोगे, 135 को लिखोगे 120 प्लस 15 सेकेंड। 120 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 60 प्लस 15। अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट हो गया, 2 गुणे 60 कितना होगा, 2 मिनट हो गया, ये 15 सेकेंड होगा, तो 2 मिनट 15 सेकेंड हो गया, 135 सेकेंड। 18 मिनट में ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 20 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टेबल्स दे रखे हैं कुछ, ठीक है, इसकी बेसिस पर आपको रिजल्ट बताना है। एक फल विक्रेता है, उसको फलों की जो सूची दी गई है नीचे, उस प्रकार से रेट उसका दे रखा है कि आम इतने रुपए में मिल रहा है, संतरा इतने का है, नारियल इतने का है, सेब इतने का है। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि जैन ने 2 किलोग्राम आम
500 ग्राम संतरा, 500 ग्राम सेब और 2 नारियल खरीदे तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। 500 ग्राम का मतलब कितना होता है, आधा किलो, 0.5 किलोग्राम। ठीक है, ये सबको पता है। देखिए 2 किलोग्राम आम खरीदा तो 2 किलोग्राम आम का प्राइस कितना होगा, 100 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा है, तो 2 किलो का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, आम 200 रुपये में खरीदा हो। ठीक है, आधा किलो संतरा खरीदा है और संतरे का दाम दे रखा है 160 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का दाम दे रखा है 160 रुपये, तो आधा किलो का कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा, क्योंकि आधा किलो ही तो खरीद रहा है। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। 500 ग्राम सेब खरीद रहा है, 500 ग्राम सेब, ठीक है, तो 250 रुपये दे रखा है प्रति किलोग्राम। देख रहे हैं, प्रति किलोग्राम दे रखा है 250 रुपये, तो आधा किलो सेब का दाम कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, आपको पता है ना कि मैं बोलूँ कि 100 रुपये किलोग्राम कोई चीज़ है तो आधा किलो का दाम कितना होता है, इसका आधा ही तो कर देते हो ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, तो आधा किलो का दाम कितना होता है, जितना किलोग्राम में वैल्यू दे रखी है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 50। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ किया है, 250 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा है, तो 500 ग्राम सेब का कितना हो जाएगा, 125। 2 नारियल खरीदे, एक नारियल कितने का, 40 का, तो 2 नारियल कितने का हो जाएगा, 80 का। बस इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, सबको आपस में जोड़ दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर निकल कर इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, इन सबको आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 200 ये हुआ, 80 80 160 तो 360 हो गया, 200 प्लस 160 360 हो गया, 360 और 125 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 5 6 2 8 3 1 4, 485 रुपये। तो 485 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी आपका करेक्ट आंसर 485 होगा। कैसे निकलिए, सिंपल सा था। सिंपल आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 500 ग्राम के अगर प्राइस कहीं भी निकालना होगा तो 1 किलोग्राम की जो प्राइस दे रखा होगा उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको उसकी प्राइस निकल जाएगी। सिंपल आपका कैलकुलेशन था, मैथ का सम करना था, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का है बट मैथ में पूछ लिया है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि मिसिंग नंबर बताना इस पैटर्न में। अब देखिए पैटर्न देखिए क्या बन रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। 21 में 10 जोड़ने पे 31 आ रहा है, 31 में 10 जोड़ने पे 41 आ रहा है, तो 41 में जब 10 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, 21 में 10 जोड़ा 31, 31 में 10 जोड़ा 41, 41 में 10 जोड़ा 51 आ गया। सेम ऐसे ही दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरे में क्या है, 41 में 10 जोड़ा 51 आया, 51 में 10 जोड़ा 61 आया, तो 61 में 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 71 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 51 और 71। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 और 71। सिंपल सा था, एक अल्टरनेट एक एक छोड़ करके 10 10 का गैप हो रहा था तो वो मैंने निकाल लिया, तो आपका आंसर हो गया 51 और 71। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो हूबहू क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट ईयर 2022 का जब मैंने जनवरी वाला पेपर कराया था उसमें सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, सेम वही टेबल इसने कॉपी कर दिया है, आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए दे रखा है कि ये दिनों की संख्या दे रखी है, इसमें पौधों की लंबाई दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि किन 3 दिनों की अवधि में पौधों की लंबाई में वृद्धि क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम होगी। ठीक है, ये आपसे मैक्सिमम और न्यूनतम वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है ना, तो आप क्या करिए, देखिए 3 3 दिन का इंटरवल दे रखा है, 3 6 9 12 15, 3 दिन के इंटरवल में आप वृद्धि निकालिए कितना हुआ। 0 से 1.4 हो रहा है 30 दिन, तो कितना टोटल बढ़ा, 1.4 ही तो बढ़ा ना, पहले 0 था 1.4 बढ़ गया, अब 1.4 से 5.3 हो गया, तो कितना बढ़ा, 5.3 में से 1.4 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 13 में 4 जाएगा ना, और 4 में से 1 जाएगा 3, 3.9 बढ़ा, मतलब 3 से 6 में कितना बढ़ गया, 3.9। वैसे कि अब 6 से 9 में कितना बढ़ा, पहले 5.3 था, फिर 9.5 हो गया, तो कितना बढ़ा, 5 में से 3 जाई 2 और 9 में से 5 जाई 4, 4.2 बढ़ा। फिर कितना बढ़ा, 9 से 12 में कितना बढ़ा, ये निकाल लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 13 में से 5 जाई 8, ये 0.8 बढ़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ, 12 से 15 में देख लीजिए कितना बढ़ा, 10.3 से 10.9 हो रहा है, कितना हो गया, ये 0.6 हो गया। बस आपका आंसर निकल गया। अब इसमें देख लीजिए किस इंटरवल में आपका मैक्सिमम हो रहा है, किस इंटरवल में मिनिमम हो रहा है। तो आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटरवल किस में हो रहा है, 4.2 हो रहा है। 4.2 कब हो रहा है, जब आप 5.3 से 9.5 जा रहे हो। ये कब हो रहा है, जब आप 6 से 9 जा रहे हो। तो आपका मैक्सिमम जो वृद्धि हो रही है वो 6 से 9 हो रही है। तो वृद्धि क्रमशः अधिकतम किस में पहले भी रखा और न्यूनतम बाद में पूछा था, अधिकतम किस में है, 6 से 9 में। तो ये आपका करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब दूसरा देख लेते हैं, न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम कितना है, सबसे न्यूनतम तो इसमें हो रहा है ना 0.6। ये कब हो रहा है, ये 10.3 से 10.9 होने में हो रहा है। 10.3 से 10.9 कब हो रहा है, 12 से 15 होने में हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 6 से 9 और 12 से 15। मतलब अधिकतम वृद्धि 6 से 9 और न्यूनतम वृद्धि 12 से 15 में। कुछ नहीं करना था, बस एक एक इंटरवल में आप ये निकाल लीजिए कि दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस कर दीजिए, आपको टोटल पता चलता जाएगा कि हर एक इंटरवल में कितने की वृद्धि हुई, और जितनी भी वृद्धि हुई है आप देख लीजिए कि किस वाले इंटरवल में मैक्सिमम हो रही है, किस वाले इंटरवल में मिनिमम हो रही है। तो आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा।
ठीक है, ये रिपीटेड है, हूबहू क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो देख रहे हैं प्रीवियस और क्वेश्चन के कितने करने के कितने फायदे हैं, आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाता है। जिसने भी प्रैक्टिस करके गए होंगे तुरंत देख करके आंसर निकाल लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन पूछा है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, पॉइंट का मिस्टेक कर देंगे, इसलिए ये पूछ रखा है इसने। पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ हो जाता है, तो मैं बताता हूँ कैसे आप करोगे, एकदम बच्चों वाली टेक्निक बताऊंगा, कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, और कोई भी कर सकता है, आंख बंद करके कर लोगे। कैसे करोगे, देखो मैं बोलता हूँ ना कि जब भी मल्टीप्लिकेशन बोले तो पहले तो आप क्या करिए, पॉइंट को भूल जाइए। पॉइंट को भूल जाइए मतलब आप ये समझिए कि हमको सिंपल क्या करना है, 10101 को इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, 0001 से। हमने क्या किया, पॉइंट भूल गया अभी के लिए, ठीक है। अब देखिए 00001 का मतलब क्या हुआ, वन ही तो हुआ ना। वन के आगे लेफ्ट साइड में कितना भी जीरो लगा लोगे उसकी वैल्यू तो वन ही होती है। यही तो जीरो का कमाल है कि दाईं साइड में लगा दोगे तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाती है, और बाएं साइड में लगा दो तो नंबर कुछ नहीं होता है। तो उसके बाएं साइड में क्या करते, इतने जीरो लगा दो, इसका मतलब वन ही हुआ। तो मतलब सिंपल का क्या हुआ कि हमने पॉइंट हटा दिया, तो हमको क्या हुआ कि पहला वाला क्या हो गया, 101 ये बन गया, और दूसरा वाला 1 बन गया। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 10101। हमको यही तो मिलेगा ना नंबर, ठीक है। अब आपको ये नंबर मिल गया। क्या थंब रूल क्या याद रखना है कि पहले पॉइंट को भूल जाना है, बाकी जो पॉइंट को भूलने के बाद जो नंबर बच गए उनको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास ये नंबर मिल गया। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट कैसे लगाओगे ये देखो, सिंपल से देखो कि पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, दोनों साइड में, दोनों को जोड़ दो। इसमें कितने हैं, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 3। इसमें पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 2। 3 + 2 को आप ऐड करोगे तो 5। मतलब जो नंबर हमारे पास आया ना उसमें क्या करिए, 5 पॉइंट राइट साइड से काउंट करिए, उसके बाद एक पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट करोगे कितना होगा, ये 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 0.10101। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप करेक्ट आंसर मैच कर लीजिए, कौन सा होगा, 0.10101। ठीक है, देखिए कितना आसान सा ट्रिक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए क्या करना होता है। पॉइंट भूल जाइए, सिंपल उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, मेरा नंबर 10101 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, देख लीजिए कि पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं। तो इसमें कितने डिजिट थे, 3। इसमें कितने डिजिट थे, 2। दोनों को ऐड कर दो, कितना आया, 5। तब जो नंबर मल्टीप्लाई करने का आया उसको राइट साइड से 5 डिजिट काउंट करके एक पॉइंट लगा देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने 3 2 5 इसके बाद एक पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कि हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 25347। इसका हिंदी वर्जन ये है, ये कह रहा है कि 25,347 में कितने सैकड़े हैं, कितने 100 हैं। इसमें देखिए कितने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, 300 253 इतने इतने दे रखे हैं। ठीक है, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए 25347, इसको आप क्या करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से डिवाइड करने के बाद जितना आपके पास इंटीजर बचता है ना, जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, मतलब इंटीजर मतलब आपको पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करना है। जहाँ आने के बाद रिमाइंडर आपका कुछ बच जाता है और 100 से डिवाइड नहीं होता है, जो भी आपका ये क्वेश्चन आएगा, जो भी आपका भागफल आएगा, तो वो आपका हो जाएगा उतना सैकड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 25,347 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा ये देखिए 100 दो हम 200, ये 53 आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे 4 उतर जाएगा, 100 पचे 500, ये 34 आएगा, ये 7 उतर जाएगा, और 100 फिर 100 जो से 3 बार में चला जाएगा 300। ठीक है, ये आपका 47। अब 47 जो होगा, अब 100 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब इसके आगे अगर डिवाइड होगा तो ये पॉइंट में चला जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे आएगा, जो आपका जो यहाँ पे भागफल आया ना 253, ठीक है, तो यही आपका सैकड़ा हो जाएगा। अब तो ये आपका आंसर हो जाएगा 253। बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है कि आप पूरा एक एक करके डिवाइड करो। आप कैसे करोगे, देखिए 25347 डिवाइड बाई 100। हम सबको पता है कि जब भी अगर 100 से डिवाइड करना है तो जितना जीरो होता है, जितना नीचे जीरो है, ऊपर उतने उतने अंक के बाद आप पॉइंट लगा देते हैं। मतलब नीचे 2 जीरो था तो मैंने क्या किया, आप राइट साइड से क्या करिए, 2 डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 और 2, मतलब 4 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 253.47, मतलब 253.47। तो आप क्या करना है, आपको पॉइंट वाला चीज़ छोड़ देना है, जो यहाँ पे इंटीजर जो बच जाए उसको लिख लेना है 253। तो आपका जो 100 पोजीशन आएगा वो आपका आएगा 253, मतलब 25347 में कितने सैकड़े हैं, 253 सैकड़े हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई एम ए 2 डिजिट ऑड नंबर और ग्रेटर देन
24 इंटू 4 माई 1 सेंटेंस रीच आर इक्वल व्हाट नंबर्स आई एम। ठीक है, इसको आप बनाने ऐसे नहीं बैठेंगे, आप इसको ऑप्शन के साथ एलिमिनेट करेंगे। देखिए हिंदी वर्जन क्या दे रखा है, हिंदी वर्जन कह रहा है कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ और 24 × 4 से अधिक हूँ। मैं इकाई और दहाई के अंक बराबर हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ। अब ऑप्शन में आते हैं, इस वाले पॉइंट को बदल लेते हैं। मेरा इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये देखिए 87, 88, 97, 99, इसमें इकाई और दहाई के अंक किस में बराबर है, एक केवल एक इसमें बराबर है, किस में बराबर है, मतलब ये दोनों गलत हो गए, बस ये दो बचेगा 88 और 99। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिए, पहला क्या दे रखा था कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ। देख रहे हैं विषम संख्या है। अब एक बात बताइए, 88 आपका विषम संख्या है नहीं है ना, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये सम संख्या है। 99 क्या होगा, आपका एक विषम संख्या होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे मैंने सॉल्व किया, आप इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा। आप देखिए आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने कैसे एलिमिनेट किया, मैंने सिंपल देख लिया कि ये कंडीशन कि मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर है। मैंने ऑप्शन में देख लिया किसके किसके इकाई और दहाई के अंक बराबर है। मेरे को 2 ऑप्शन मिले 88 और 99, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद मैंने एक और कंडीशन पढ़ा कि मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ। अब मुझे पता है 88 और 99 में विषम संख्या कौन है, 99, तो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 27, 68, 75 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। यहाँ पे स्थानीय मान दे रखा है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू दे रखा है। ठीक है, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, वो नंबर इटसेल्फ होती है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 2 7 6 8 7 5 में 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो दोनों में 7 ही होगा। लेकिन यहाँ पे प्लेस जो वैल्यू होगी वो अलग हो जाएगी। और प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये नंबर दे रखा है 2 7 6 8 7 5, इसमें इस 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना होता है, 7 इंटू 7 की जगह 1 लिखना होता है। 1 लिखेंगे, जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछे उस नंबर की जगह 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी राइट में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितनी भी डिजिट्स होती है उतने जीरो उतार देते हैं। तो 7 के बाद एक केवल 5 है तो एक जीरो लिख देंगे, मतलब 70। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू 70 है। दूसरे वाले की देख लेते हैं प्लेस वैल्यू कितनी होगी, कैसे लिखोगे इसको। देखिए 7 एज इट इज लिखेंगे, इंटू 7 की जगह 1 लिखेंगे। इसके बाद कितने डिजिट बज रहे हैं, 1 2 3 4, तो क्या क्या करूँगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, आपका इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70,000। ठीक है, अब दोनों में का पूछ रहा है कि 7 के जो स्थानीय मान है उनका अंतर बताइए। कैसे निकालोगे, एक का स्थानीय मान आया 70,000, दूसरे का स्थानीय मान आया 70। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए। क्या करेंगे, 0 में से 0 घट जाएगा, 0 आएगा। 10 में से यहाँ पे 0 बचा, एक हासिल होगा, 10 हो जाएगा। 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ भी 9 बच जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा। कितना बचा, 69930। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 69930। ठीक है, समझ, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर मैं बोलूँ इसी क्वेश्चन में 7 की फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, तो एक पहले वाले 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, दूसरे वाले 7 की भी फेस वैल्यू 7 ही होगी, और इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर, मतलब प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे कैलकुलेट करोगे। जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछ रहा होता है, जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछ रहा होता है उसके जगह क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, उसके आगे राइट साइड में जितने भी डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं, और उस नंबर को एडिटिव उतार देते हैं। ठीक है, तो मतलब 7 का निकाला, 7 इंटू 1, एक डिजिट है 5, एक 0 लगा दिया, 17। ऐसे ही 7 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1, 7 की जगह 1 लिख दिया, उस राइट साइड में जितने भी डिजिट है उतने 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 0.013 एंड 0.07 इज इक्वल टू, सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, सिंपल ना, आपसे गुणा पूछ रहा है। बट ये गुणा करने में बहुत लोग गड़बड़ी कर देते हैं कि पॉइंट में गड़बड़ी देख लेते हैं, पॉइंट का बस डिफरेंस है, कुछ नहीं। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, कुछ नहीं करना होता है। कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, पॉइंट आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये समझिए कि बस मेरे को क्या कह रहा है, 13 में 7 का मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 13 सत्ते 91 लिख लूँगा। ठीक है, अब देखिए आपको कहीं भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, आप देखिए पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने डिजिट आ रहे हैं।
पहले बार इसमें कितने आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है, पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये देखिए यहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, जितने भी डिजिट बढ़ रहे हैं पॉइंट के बाद, 3 2 5, मतलब अब आपको क्या करना है, जितना भी मल्टीप्लिकेशन करने पे आया नंबर, ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए, टोटल 5 डिजिट लिखिए और उसके बाद क्या करिए, एक पॉइंट लगा दीजिए। अब पाँच पाँच जो डिजिट हो कैसे लिखोगे, 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है और 9 1, इसके आगे 3 और 0 हम लगा देंगे, 1 2 3, अब टोटल कितने हो गए, 5 हो गए अपन के पास, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.00091। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे किया मैंने। देखिए क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाइए, जो भी आपका नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा, 13 × 7 ये हो जाएगा आपका 91, ठीक है, 91 लिख दिया। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं यहाँ पे, इसमें इस वाले में पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं, 3 डिजिट है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 हुए। अब टोटल हमको 5 पॉइंट के बाद 5 जो डिजिट है उसके बाद एक पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। अब 5 डिजिट कैसे हम बनाएंगे, हमारे पास 91 है जिसमें 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं, उस 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, ठीक, और इसके बाद एक 0 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 0.00091, ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो या आप देख लीजिए क्या है कि बच्चों का पसंदीदा पेय दे रखा है, बच्चों की संख्या दे रखी है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन में कुल भी यूज कर रखा है, कुल बच्चों की संख्या। तो सबसे पहले आप क्या करनी पड़ेगी ना, बच्चों की संख्या का आप ऐड कर लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कितने बच्चे हैं। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 5 5 10 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 2 5 3 8 1 9 1 10, टोटल 100 स्टूडेंट है टोटल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है, वहाँ से एक एक चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। मतलब हमारे पास टोटल 100 बच्चे हो गए और हर बच्चा जो होता है, मतलब जो कौन कौन सा पे पी रहा है उसका नंबर सामने दे रखा है। अब क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहे हैं नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जो है, कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है। देखिए नींबू पानी कितने पी रहे हैं, 10। तो क्या ये जो 10 है वो कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 100, इसका 1/5 है, नहीं है, कितना है, 1/10 है, क्योंकि जो 10 होता है वो 100 का 1/10 होता है, ना कि 1/5 है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जो है, कुल बच्चों की संख्या का 1/4 भाग है। अब कॉफ़ी कौन पी रहा है, 25 बच्चे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 25 जो है कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है, बिल्कुल है, क्योंकि 100 का जो 1/4 होगा वो 25 ही तो होता है। तो ये कथन आपका जो सही हो जाएगा कि कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या जो है, बच्चों की जो संख्या है वो कुल टोटल जो स्टूडेंट है उनका 1/4 है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करना था इसमें, पहले सारे बच्चों का नंबर जोड़ लो, कितने टोटल बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन पे आप जाओ, बता रहा ऑप्शन में पूछ रहा है कि हर टाइप का जो पेय पदार्थ है वो कितने बच्चे पी रहे हैं और वो टोटल का कितना पार्ट है, तो आप उससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी का सवाल है। घड़ी का सवाल कैसे है, देखिए कह रहा है कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोणों की माप क्या होगी। अब देखिए इसमें ये घड़ी बनाता हूँ, ठीक है, घड़ी ऐसी होती है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे आपका 12 बजता है, 6 बजता है, ये 9 बजता है, बीच बीच में भी 1 बजता है, यहाँ 2 बजता है, ठीक है, 1 हो गया 2 हो गया, ऐसे ये घड़ी होता है। अब आपसे मैं पूछूं कि जब भी 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा का मतलब क्या है कि जब भी मैं बोलता हूँ कि 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, ये एक एक घंटा। तो जो घंटे वाली सुई है वो कितना एंगल बनाती है, कितना कोण बनाती है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ये देखिए सर्कल है, पूरा का पूरा एक सर्कल है, आपको पता है कि सर्कल पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। और ये टोटल कितना बज रहा है, यहाँ से 1 से लेकर के 12 बज रहा है, ठीक है, 1 बजा फिर 2 बजा फिर 12 बजा, मतलब 12 बार ये घंटे की सुई घूम रही है, ठीक है। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी 1 घंटा बीतता है ना, तो घंटे वाली जो सुई है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है, मैंने बताया आपको कि सर्कल है, सर्कल पर 360 डिग्री का कोण बनता है, आपको पता है, ठीक है। और जो घंटे की जो सुई है वो 12
1 से लेकर के 12 तक ही तो नंबर होता है। मतलब 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, फिर 12 बजेगा। वो अलग बात है कि दिन में बजेगा फिर रात में 12 बजेगा, बट यहाँ पर बजेगा बजेगा तो 12 ना, 12 से ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि 12 से 1, 1 से 2, तो टोटल 12 होगा, 12 नंबर हुआ। ठीक है, 360 को मैंने क्या किया, 12 से डिवाइड कर दिया तो आपका नंबर 30 डिग्री आ गया। मतलब घंटी वाली जो सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब बताइए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बजे कितना एंगल बनाएगी। मैंने बताया कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब 2 बज जाएगा तो 2 बजे में कितनी बार, 2 बार घंटे की सुई एक पहले 1 पे आई फिर 2 पे आई, तो कितना हुआ, 2 गुणे 30 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका जब 2 बजेगा तो जो घंटे वाली जो सुई है वो 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए। हिंदी वर्जन क्या कह रहा है कि विभिन्न सप्ताह में पौधों की लंबाई में परिवर्तन को मापा गया है एक तालिका के थ्रू। ठीक है, इस सप्ताह 1 में इतना सेंटीमीटर लंबाई है, सप्ताह 2 में इतना दे रखा है, सारे सप्ताह में दे रखा है। तो पौधों की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन पूछ रहा है कौन से सप्ताह में हुआ। ठीक है, क्या 1 से 2 या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही करना है। तो आपको बस ये करना है ना कि देखिए आप क्या करिए, 1 से 2 सप्ताह में जाने पर कितनी वृद्धि हुई, दूसरे में से पहले को माइनस कर दीजिए, फिर दूसरे से तीसरे में जाने पर कितनी हुई, तीसरे में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। मतलब जब सप्ताह 1 में 0.5 सेंटीमीटर था, सप्ताह 2 में 2.7 था, तो एक्चुअल में सप्ताह 1 से सप्ताह 2 जाने में कुछ तो बढ़ा होगा ना, कितना बढ़ा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.7 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1.2 आएगा। ठीक है, मतलब सप्ताह 1 से सप्ताह 2 जाने में कितना बढ़ा, 1.2 सेंटीमीटर बढ़ा। ऐसे ही जब सप्ताह 2 से सप्ताह 3 के बीच जाएंगे तो कितना बढ़ा, 2.7 से 5.8 हो गया। तो माइनस कर दीजिए, 5.8 से 2.7 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 8 में से 7 गया 1, 5 में 2 गया 3, मतलब ये हो जाएगा 3.1। ठीक है, कैसे मैं निकाल रहा हूँ, देखिए क्योंकि एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह जाने में लंबाई तो कुछ बढ़ रही है ना, तो कितना माइनस हो, मैं बोलूँगा कि आज 2 सेंटीमीटर, कल 4 सेंटीमीटर होगा। कैसे आपने निकाला, बाद वाले में से पहले माइनस कर दोगे, 4 माइनस 2 तभी तो निकलेगा ना, वैसे ही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही सप्ताह 3 से सप्ताह 4 जाने में कितना हुआ, 5.8 से 8.6 चला गया, तो माइनस कर लीजिए, 8.6 में से 5.8 कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाइए 8, 7 में से 2.8 हो जाएगा, ये 2.8 हो गया। ठीक है, ऐसे सप्ताह 4 से सप्ताह 5 जाने में कितना हुआ, 8.6 से 11.5 हो रहा है, इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, कितना होगा, 15 में 6 जाए ना, 10 में 8 जाए 2, मतलब 2.9। अब सबसे ज़्यादा किस वाले सप्ताह में बढ़ा है, देखिए सप्ताह 2 से सप्ताह 3 में, मतलब 3.1, ये सबसे ज़्यादा आ रहा है ना, क्योंकि सप्ताह 1 से सप्ताह 2 जाने में 1.2 ही बढ़ा था केवल, सप्ताह 2 से 3 में जाने में 3.1, 3 से 4 जाने में 2.1, 2.8, और सप्ताह 4 से सप्ताह 5 जाने में 2.9। तो सबसे ज़्यादा कितने में, 3.1। ये क्या था, सप्ताह 2 से सप्ताह 3 में। तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सप्ताह 2 से सप्ताह 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरेज का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 5 मित्रों की जो औसत लंबाई है ना 150 सेंटीमीटर, इनमें से 4 मित्रों की लंबाई दे रखी है 153, 150, 151, 147 सेंटीमीटर, 5वें मित्र की लंबाई बतानी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, मैंने आपको एवरेज बताया था, सबको क्या करिए, सबको जितने भी है ना सबको आप ऐड करिए। ठीक है, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 का मतलब क्या है कि मतलब पहले की लंबाई, दूसरे की लंबाई, तीसरे की लंबाई, चौथे की लंबाई, पाँचवें, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर लीजिए, और ये एवरेज दे रखा है 150। ठीक है, इन सब में क्या दे रखा है, 4 की वैल्यू दे रखी है, 153, 150, 151, सबको दिया है, सबको ऐड करिए। 5वें की मान लीजिए x है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, बट हमको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, आप इसको ट्रिक के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, ये देखिए कैसे करेंगे। अब एक बात बताइए, मैं बोलता हूँ एवरेज 150 है, 150 से 153 सेंटीमीटर कितना बड़ा है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 से दूसरा वाला कितना बड़ा, एग्जैक्टली सेम ही है, कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए। एक बात, 150 से तीसरा कितना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बड़ा है। और जो चौथा है 150 से कितना बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा नहीं है, छोटा है, क्योंकि 150 एवरेज है, 147 है, मतलब -3 है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि सबका एवरेज 150 है, तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो देख लीजिए ना कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। हमको सबको पता चल गया कि देखिए एक जो पहला वाला बंदा था वो 3 सेंटीमीटर बड़ा है, दूसरा वाला एकदम एग्जैक्ट है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तीसरा वाला क्या है, 151 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बड़ा है। चौथा वाला क्या है, 3 सेंटीमीटर छोटा है, तो इसको -3 लिख दिया। अब एक बात बताइए,
ये 3 में से 3 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, जीरो हो जाएगा। बस बच कितना गया, +1 वाला, +1 वाला एक बच गया ना, मतलब ये +1 सेंटीमीटर अभी भी बड़ा है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एवरेज हमको 150 ही लाना है, मतलब अभी ये बच गया तो 150 से 1 सेंटीमीटर ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसकी हाइट जो है 1 सेंटीमीटर छोटी हो, मतलब उसकी जो हाइट होनी चाहिए 149 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी तो इसको भी बैलेंस कर पाएगा ना। जब इसको बैलेंस करेगा तभी तो इसका एवरेज 150 आ पाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 149 सेंटीमीटर। तो इस ऐसे ट्रिक के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम सबको ऐड करके डिवाइड करने लग जाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा, आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, देखिए कह रहे हैं कि मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे थे, ठीक है। फलक मतलब होता है पृष्ठ, जो फेस होता है ना, जो जैसे आपका घर होता है तो घर के जो कमरे होते हैं उनकी जो दीवार होती है उनको एक फेस बोलते हैं, ठीक है। तो उनको फेस बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्याएं बताइए कम से कम, ठीक है। अब सबसे पहले ना इसमें क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि सारी आकृतियां आपको पता होनी चाहिए क्या कैसी होती हैं। तो मैं एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ, घन और जो घनाभ होते हैं ना, घन और घनाभ मतलब घन और घनाभ, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं घन को, और घनाभ को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो घन और घनाभ जो होते हैं दिखने में एक जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंट ये होता है घन और घनाभ में कि घन में जो सारी भुजाएं जो होती हैं ना वो बराबर होती हैं, घनाभ में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो घन का शेप कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है। जो आपका रूम होता है ना, रूम रूम आपने देखा होगा, सबके यहाँ जो कमरे बने होते हैं वो एक्चुअल में घनाभ के आकार का होता है, इसी टाइप का तो होता है रूम। इसी में आप रहते हो अंदर, इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, इसकी एक ऊंचाई होती है, ठीक है। तो जो आप जिस कमरे में आप रहते हैं वो घनाभ के शेप का होता है। अब मान लीजिए जिसके कोई भी जिस कमरे में रह रहा है उसकी अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तब उसी को बोल देते हैं कि वो घन वाले कमरे में रह रहा है। तो अब एक बात बताइए, आप अपने कमरे को देखिए, आप जिस रूम में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं उस रूम को चारों तरफ से देखिए, उसकी लंबाई को देखिए, उसकी चौड़ाई को देखिए और उसकी ऊंचाई को देखिए। आप गिनकर बताइए कि कितनी दीवारें हैं उसमें। दीवारों में आपको क्या करना है, छत को, ये जो छत होता है छत को और फर्श को भी काउंट करना है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो कितना है, चलिए काउंट करते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या देखिए, इसके सामने वाला एक ये होगा, एक ये होगा, दो, ठीक है। फिर ये एक सामने वाला 3 हो गया, इसके एक पीछे वाला 4 हो गया, ये छत जो हो गई 5 हो गई, ये जो फर्श हो गई 6 हो गई, ठीक है। आप एक बार अपने कमरे में बस देखिए ना, आपको अपना जितनी भी दीवारें हैं सबको काउंट कर लीजिए और जो छत और फर्श है उसको भी काउंट कर लीजिए, तो ये पृष्ठ हो जाता है। तो घनाभ में कितने हो जाएंगे, 6 पृष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। और घन में कितने होंगे, इसमें भी 6 होंगे, दोनों में सेम ही होता है। बस मैंने अंतर ये बताया था कि घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं, घनाभ में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोनों 6 6 हो जाएंगे, मतलब घन और घनाभ में 6 हो जाएंगे। तो किस में ऑप्शन में दे रखा है देख लेते हैं, सेकेंड में दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है, घन और घनाभ दोनों में 6 6 दे रखे हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। और लास्ट में 1 1 दे रखा, मतलब ये दोनों में कॉमन है तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस एक देख लेते हैं कि दूसरा नंबर वाला 4 या 3 होगा। कैसे, दूसरा नंबर क्या है, बेलन है, ठीक है। मैं आपको बेलन बता देता हूँ, बेलन कैसे होता है, देखिए इसको बेलन बोलते हैं। ये सिलेंडर होता है, इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। इस टाइप की जो आकृति होती है ना इसको बेलन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी इसमें अगर पृष्ठ आप देखोगे ना तो एक ऊपर वाला, एक एक नीचे वाला, दो, और जो साइड में होता है ना, साइड में जो कर्व टाइप का होता है, ठीक है, कर्व, ये होता है 3। तो मतलब टोटल 3 पृष्ठ होंगे इसमें बेलन में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्फीयर तो आपको सबको पता है, जो गेंद देखते होंगे, फुटबॉल फुटबॉल देखा होगा आपने, क्रिकेट की बॉल देखा होगा, गोल सा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक ही शेप तो होता है, एक ही पृष्ठ तो होता है, बस बाहर का जो आपको पृष्ठ दिखता है तो उसमें एक होता है। तो ये तो आसान था। बस बेलन था, तो बेलन में आपको देखो, बेलन इस टाइप की आकृति होती है, इसको बेलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे सर्कुलर होता है, तो ये एक पृष्ठ हो जाता है। जो वृत्तीय आकृति होती है एक पृष्ठ हो जाता है, और जो साइड में जो होता है राउंडेड शेप का वो एक वो हो जाता है, एक ये, तो टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 6361। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भिन्न है ना, 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। इसको मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। इसके पहले एक मैं बेसिक बता देता हूँ कि मैं आपसे पूछूँ 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है, तो ऐसे बताना इसको देख करके मुश्किल है, ठीक है। एक तरीका है कि इसको डिवाइड करिए, पॉइंट में आएगा जो कि मुश्किल काम है, ठीक है। सबसे आसान तरीका मैं क्या बताऊंगा, क्या करिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, कितना हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2। अब इसमें आसानी से बता सकते हो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, इसलिए ये वाला जो नंबर होगा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। चलते हैं लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे।
देखिए क्या कह रहा है कि 7/8 से कौन सा कम है, 7/8 से कम पूछ रहा है। तब एक एक ऑप्शन को आप पकड़ लीजिए और चेक करते जाइए। ठीक है, पहला क्या है 9/10 और ये 7/8, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9×8 = 72 और 10×7 = 70। इसमें क्या हो रहा है, ये वाली जो चीज़ है वो बड़ी हो रही है, मतलब 9/10 जो है वो बड़ा हो रहा है 7/8 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है 3/11 7/8 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, 11×7 = 77, मतलब 24 जो है छोटा हो रहा है 77 से, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो छोटी होगी, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी एक और कंडीशन चेक करना है ना, 1/3 से अधिक होना चाहिए, तो हम सारे कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, जो 17/24 है वो इसका चेक कर लीजिए आपका 7/8 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 8×7 = 56 और 8×1 = 8, 5 = 13, ये क्या हो जाएगा 7×4 = 28 और 7×2 = 14, इसमें 136 जो हो रहा है वो छोटा हो रहा है 168 से, तो मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, 17/24 भी हो सकता है। तीसरे पे आ जाते हैं 26/29 और 7/8, इसको मल्टीप्लाई करिए, 8×6 = 48, 8×2 = 16, 4 = 20, 7×9 = 63, 86, 7×14 = 6, 20, ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब 26/29 जो है 7/8 से बड़ा हो रहा है, तो मतलब ये वाला नहीं होगा। तो ये पहला और लास्ट वाला कैंसिल हो गया, मतलब ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, बच गए दूसरा और तीसरा। तो एक काम करते हैं, दूसरा को चेक कर लेते हैं। दूसरे को कैसे चेक करेंगे, दूसरा वाला कंडीशन 3/11 था, ये क्या होना चाहिए, कह रहा बड़ा होना चाहिए 1/3 से, मतलब ये क्या होना चाहिए 1/3 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको चेक कर लीजिए कैसे है कि नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सेम, 11 × 11 और 3 तरीके 9, क्या ये 9 11 से बड़ा है, नहीं है, 11 यहाँ पे 9 से बड़ा है, मतलब आइडियली 1/3 जो है वो बड़ा है 3/11 से, मतलब ये वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा आपका, केवल ये वाला ऑप्शन बच गया 17/24, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हमको एलिमिनेट करके करना है, ये सबसे आसान तरीका है। मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, आज जब आप खुद करोगे ना तो फटाफट ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 मित्रों की जो औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153, 150, 151, 147 सेंटीमीटर, तो 5वें मित्र की लंबाई बताइए। अब देखिए इसको मैं एक सबसे आसान तरीके से बताता हूँ। एक तो लंबा तरीका है, आप वैसे कर सकते हो कि सबको ऐड करिए और एक को एक्स मान लीजिए, डिवाइड कर लीजिए टोटल 5 से और इक्वल टू एवरेज कर दीजिए, वहाँ से एक्स क्या कर लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए। थोड़ा लंबा तरीका, शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए एवरेज हमको पता है 150 है। अब देख लीजिए कि इस एवरेज से हर स्टूडेंट कितना बड़ा या कितना छोटा है। पहला 153 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितना बड़ा है, +3 सेंटीमीटर इस एवरेज से। ठीक है, दूसरा कितना है 150, एज इट इज है, मतलब 0, कोई चेंज नहीं है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका 151 है, ये कितना सेंटीमीटर बड़ा है, +1 सेंटीमीटर। चौथा क्या है 147 सेंटीमीटर, ये एवरेज से 3 सेंटीमीटर छोटा है, -3। अब क्या होना चाहिए ना, देखिए 5 स्टूडेंट है, पाँचवें का हमको पता करना है, यहाँ पे पाँचवें को पता करना है। इन सबका क्या होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए, इन सबका सम जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तभी तो सब एवरेज के बराबर होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है, ये 3 है, ये -3 है, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच गया +1, +1 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मतलब जो पांचवा बंदा है वो इसको कैसे बैलेंस आउट करेगा, इसको जब -1 लिखोगे तभी तो बैलेंस आउट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तभी तो एवरेज 150 आएगा। जब एक -1 यहाँ पर लिख दोगे, इसका मतलब कि इसकी जो हाइट होनी चाहिए उसकी एवरेज से 1 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए, मतलब 149 सेंटीमीटर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 149 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे किया मैं फिर से बता देता हूँ एक बार फटाफट। देखिए सबसे पहले आपने एवरेज लिखा, उस एवरेज से देखिए इंडिविजुअल की हाइट कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, सबको मैंने यहाँ पे लिख लिया चारों की। अब फिर मैं देख लेता हूँ कि अब क्या होना चाहिए, जितनी भी लंबाई है ना सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चाहिए, तभी तो सब एक दूसरे का एवरेज 150 सेंटीमीटर आएगा। तो मैं देख रहा हूँ जब कैंसिल कर रहा हूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, बट फिर भी एक बच जा रहा है, मतलब और एक स्टूडेंट भी बच रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो बचा हुआ स्टूडेंट है वो इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा, तो मतलब ये +1 अगर दे रहा हो तो जाहिर वो जरूर जो होगा वो -1 देगा। तो मेरी जो हाइट हो जाएगी उस पाँचवें स्टूडेंट की, वो क्या हो जाएगी एवरेज में से उस वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 149 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्कोर से रिलेटेड है। कह रहा है कि टीम ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए, टीम बी ने पहली पारी में इतने और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। ठीक है, एक तरीका ये है कि
पहली पारी में टीम ए ने कितना बनाया और दूसरी पारी में सबको जोड़ दीजिए, और फिर बी ने कितना बनाया पहले और दूसरी पारी में, दोनों का देख लीजिए कितना डिफरेंस आया। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, सब आप ऐड करोगे एक एक मैनुअल, तो थोड़ा लंबा आपको एडिशन करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ए ने क्या किया, बनाया 368 पहली पारी में और दूसरी पारी में बनाया 458। बी ने क्या किया, पहली पारी में बनाया 395 और दूसरी पारी में बनाया 439। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, कितना आया 395 में से 368 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ पे 8 बच जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2, मतलब पहली पारी में 27 का डिफरेंस आ रहा है। कौन, बी ने क्या किया 27 ज़्यादा बनाया, ठीक है, प्लस के साथ बी ने 27 रन ज़्यादा बनाया पहली पारी में, ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा है ना, इसका देखिए 368 था, इसका 395 था, ये 27 ज़्यादा था, मतलब बी पहली पारी में ए से 27 रन आगे है। अब दूसरी पारी में देख लेते हैं, दूसरी पारी में क्या है, ए ने 458 बनाया तो इसने 429 बनाया, ए ने ज़्यादा बनाया, कितना ज़्यादा बनाया, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करें कितना होगा, 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा तो कैरी लेना पड़ेगा, तो 18 में से 9 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 19, मतलब यहाँ पे ए ने क्या बताया 19 रन ज़्यादा बनाया बी के कंपेरिजन में। अब देखिए बी ने पहली पारी में 27 रन ज़्यादा बनाया था, ए ने दूसरी पारी में 19 रन ज़्यादा बनाया था, तो अभी भी किसका ज़्यादा है, बी का पहली पारी में ज़्यादा है ना, डिफरेंस जो है कितने का है, 27 माइनस 9 8 का, मतलब जो यहाँ पे जो बी होगा वो हो जाएगा 8 रन से क्या होगा, मैच जीत जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है कि किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से, तो टीम बी ने टीम आपका यहाँ पे बी ने था ना, बी ने क्या किया 8 रन से ये मैच जीत गया, क्यों, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि बी का पहली पारी में जो रन था वो 27 ज़्यादा था, बट ए का जो का था वो पहली पारी में जो रन था वो 19 था, ठीक है, मतलब पहली पारी में मैंने देख लिया कि कौन जीता और दूसरी पारी में मैंने देख लिया कौन जीता, तो पहली पारी में बी जीत रहा था 27 रन से और ए दूसरी पारी में ए 19 रन से जीत रहा था, बट दोनों का आपस में कंपेयर करोगे तो बी का जो था वो 8 रन क्या था, वो ज़्यादा था दोनों पारियों में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर बी 8 रन से जीत गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हर बार सीटेट में पूछता है, ठीक है, और भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे यूपी टेट हो या केवीएस हो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे, मतलब सुबह का टाइम है, 5:30 बजे प्रस्थान करती है। सुबह का जो बनता है 12, 1, 2, 3 तो वाला टाइम दे रखा है, और अगले दिन 21:50 आपको पता होगा कि रात के 9:50 को बोलते हैं 21:50, ठीक है, ये ट्रेन की टाइमिंग होती है 21:50, ठीक है, मतलब रात के 9:50, ये ध्यान रखेंगे। चेन्नई पहुंचती है तो ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना होगा। अब एक बात बताइए, चलिए अगले दिन पहुंचती है, मतलब ये चल रहे हैं भैया 28 सितंबर 2021 को 5:30 एकदम भोर में, और ये पहुंच कितने रही है अगले दिन, मतलब 29 सितंबर 2021 को रात में 21:50 पे, ठीक है। तो कैसे कितना कितना टाइम लगा टोटल, कितना कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। ये कह रहा है कि 28 की 5:30 बजे चल रहा है और 29 को 21:50 पे पहुंच रहा है रात के, तो मैं कहूँगा कि 28 की 5:30 से लेकर के 29 सितंबर की 5:30 तक, मतलब जिस टाइम ये चला था उसी टाइम को 29 तारीख को कितने घंटे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताइए, 24 घंटा, 24 घंटे होंगे कि नहीं होंगे, क्यों कैसे होंगे, 28 की जिस टाइम पे चल रहा है सेम टाइम को अगले दिन अगर अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल 24 घंटे ही तो होते हैं। मैं बोलता हूँ कि आज मैं 12 बजे चल रहा हूँ और कल मैं इसी टाइम 12 बजे पहुँचा, टोटल कितना टाइम लगेगा, 24 घंटा ही तो लगेगा। तो यही काम मैंने किया कि 28 सितंबर को 5:30 बजे चला था और 29 सितंबर को 5:30 बजे सुबह के टाइम तक 24 घंटे टोटल टाइम लग गया था, बट अभी भी ये पहुँचा नहीं। क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि ये 29 की रात को 21:50 पे पहुँच रहा है, अभी तो आप सुबह 5:30 बजे आए हो, ठीक है। तब 29 का ही शाम को 5:30 का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि 17:30, ये सुबह का 5:30 पे पहुंचा था अभी, तो 29 शाम को 17:30, जो शाम वाला 5:30 होगा उस तब कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सुबह का 5:30 था तो शाम को 5:30 में कितने जोड़ जाएंगे, 12 घंटे, तो 24 इसमें लगा था 12 इसमें लग गया, टोटल कितने होगा 36 घंटे। बट ये अभी भी नहीं पहुँचा, क्यों नहीं पहुँचा कि अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, अभी इसकी ट्रेन पहुँचेगी 21:50 पे, ठीक है, 21 अभी रात के 21:50 पे, बट शाम हमारा हो गया 17:30, 17:30 ट्रिप हो गया है और ये पहुंचा 21:50। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए क्या करिए, 50 में से 30 माइनस कर दीजिए, यहाँ से माइनस करें कितना आ जाएगा,
जीरो, ये हो जाएगा 5 में से 3 जाए 2, ठीक। और 21 में से 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 घंटे 20 मिनट। कैसे मैंने माइनस किया, शाम को 17:30 तक ये पहुंचा है 19 सितंबर को, उसके बाद ये रात में फाइनल पहुंचा 21:50 तक। कितना दोनों का डिफरेंस हुआ 4 घंटे 20 मिनट का। कैसे किया मैंने, पहले मिनट मिनट को माइनस कर दिया, 50 में से 30 माइनस किया 20 आ गया, और 21 में से 17 माइनस किया 4 है, मतलब 4 घंटे 20 मिनट। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी 36 घंटे ले चुका है, तो टोटल कितना होगा 36 प्लस 4 घंटे 20 मिनट, मतलब 40 घंटे 20 मिनट लगेंगे इसको टोटल पहुंचने में। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा 40 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और नहीं आया तो फिर से आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आसान है क्वेश्चन काफ़ी, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। 5 और 7 का गुणज का मतलब 5 और 7 उसके फैक्टर हैं, गुणज को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, लेकिन 6 उसका फैक्टर नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 6 का फैक्टर कैसे चेक करते हो। 6 का फैक्टर कैसे चेक कर, मैं बोलता हूँ 6 को लिखते हैं 2 × 3। अगर कोई नंबर है लेट से मैं ले लेता हूँ 12, अगर वो 2 और 3 दोनों से इंडिविजुअली डिवाइड होता है, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि ये जो नंबर है वो हमारा 6 से डिवाइड होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर 12 है, 12 क्या 2 से डिविजिबल है 3 से है। तो मतलब जो 12 का जो फैक्टर होगा, एक 6 भी उसका एक फैक्टर होगा। समझ में आया। तो ऐसे इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। अब इसमें दो आए, 2 और 3 का मैं बता देता हूँ। 2 का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, किसी भी कोई भी नंबर है उसके लास्ट में जो डिजिट आता है उस एक डिजिट को पिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 0 है ना, एक डिजिट को पिक कर लीजिए। वो डिजिट अगर 2 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से डिविजिबल है। 3 का कैसे चेक करते हैं, 3 से चेक करने का तरीका यह है कि जो भी नंबर दे रखा है, लेट से यहाँ पे 210 ही ले लेते हैं, इसके सारे डिजिट का सम करो। यहाँ पे सम क्या आ रहा है 3, अगर ये जो सम आ रहा है ये 3 से डिविजिबल है आपका, तो ये नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो देखिए 210 को लेते हैं। 210 को क्या है, 210 का अगर सम करेंगे तो ये तो नंबर 2 से डिविजिबल है, सारे 2 से डिविजिबल हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है। 0 2 से डिविजिबल होता है, सब 2 से डिविजिबल है। अब 3 से बस चेक करना है। 3 से चेक करेंगे तो 2 1 3 3 हो रहा है इसका सम, तो ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 280 देख लेते हैं। 280 क्या है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 8 और 2 10, 10 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा 6 से डिविजिबल। 6 3 0 है, ये 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। और ये क्या 3 से डिविजिबल है, इसको चेक कर लीजिए। 6 और 3 होता है 9, 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा, 630, ठीक है। 420 जो है ये 2 से डिविजिबल होगा ही क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से चेक कर लीजिए, 4 और 2 6 होता है, 6 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, मतलब 420 है, ये भी आपका 6 से डिविजिबल होगा। मतलब 630 420 210, ये तीनों जो है 620 6 से क्या है डिविजिबल है। केवल एक 280 जो है ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो 280 है ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से क्यों नहीं है, क्योंकि 8 और 2 10 होते हैं, 10 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 280 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 280। ऑप्शन में दे रखा था कि जो 6 का नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 280। तो आई होप ये सब आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और